अभी हम लोगों ने देखा बच्चों कि अगर किसी एक एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं और किसी दूसरे एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इतने ही इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है, या यूं कहा जाए बच्चों कि एक एलिमेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, दूसरा इलेक्ट्रो नेगेटिव है, एक मेटालिक नेचर का है, एक नॉन मेटालिक नेचर का है, या यूं कहा जाए बच्चों कि एक एलिमेंट फर्स्ट ए ग्रुप का है, दूसरा एलिमेंट सेवंथ ए ग्रुप का है, एक एलिमेंट सेकंड ए ग्रुप का है, दूसरा एलिमेंट सिक्स्थ ए ग्रुप का है, तो ऐसे एलिमेंट्स में बच्चों एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है दूसरे एलिमेंट को, और इस तरीके से उन पर अपोजिटली चार्ज आ जाते हैं और बनता है आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये हम लोग देख चुके हैं बच्चों। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जो दो एटम्स बॉन्ड बनाने वाले हैं उन दोनों के ही आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या उन दोनों के ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या उन दोनों के ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, या उन दोनों के ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर कैसी सिचुएशन अराइज होती है, इस बारे में हमें बात करनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बच्चों मैं बात करता हूं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, या यूं कहा जाए बच्चों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। भाई सपोज कीजिए देयर आर 2 हाइड्रोजन, दोनों के ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगा। अब अगर मैं इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाने का कोशिश करूं, बॉन्ड बनाने का प्रयास करूं बच्चों, तो मैं पाऊंगा कि एक तरीका तो यह है कि चलिए पहला वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट कर दे। अगर पहला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट कर देता है तो दूसरे का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन पहला वाला खाली हो जाएगा। अरे भाई पहले वाले ने जब अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया तो ये तो हो गया 1s2, लेकिन ये हो गया 1s0। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर बच्चों, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया और ये पूरी तरह से खाली ब्लैंक रिक्त स्थान बन चुका। और ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा वाला हाइड्रोजन पहले वाले हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, और अगर दूसरा वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पहले वाले को दे देता है तो पहले वाले का डुप्लेट कंप्लीट और पहला वाला और दूसरा वाला बच्चों खाली हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जब दोनों ही एक जैसे हैं तो दोनों अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, दोनों ही अड़े हुए हैं कि तू भी जैसा मैं भी वैसा, तो भैया तेरे को मैं काहे को इलेक्ट्रॉन डोनेट करूं। भाई ऐसा होता ना कि चलिए एक हाइड्रोजन होता दूसरा क्लोरीन होता तो समझ में आता है कि दोनों की इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत डिफरेंट है, दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंट है। लेकिन यहाँ तो दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं, तो दोनों इस जिद पर अड़े हुए हैं कि काहे मैं अपना इलेक्ट्रॉन तुझको सौंपूं भैया। तो इन दोनों ने मिलकर क्या करा बच्चों, अब यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन थे, पहले वाले हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे वाले हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन है। एक दूसरे को डोनेट करता है तो दूसरे का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, लेकिन पहला खाली हो जाता है। तो दोनों ने मिलकर बच्चों एक बैठक करी, एक नेगोशिएशन करा कि चलो एक काम करते हैं कि तुझको भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझको भी चाहिए, तो क्यों ना कुछ ऐसा करें कि तू तेरा इलेक्ट्रॉन लेकर आ, मैं मेरा इलेक्ट्रॉन लेकर आता हूं, और हम दोनों मिलकर बच्चों उस इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग कर लेते हैं, उसका साझा कर लेते हैं। कुछ इस तरह से कि हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगी, इस इलेक्ट्रॉन पेयर की हम लोग शेयरिंग कर लेंगे, इसका साझा कर लेंगे कि ये पेयर जो है इस हाइड्रोजन को भी मिले, इस हाइड्रोजन को भी मिले। कुल मिलाकर पार्टनरशिप में एक बिजनेस किया जा रहा है जिसमें 2 व्यक्ति मिलकर, 2 कंपनी, 2 फर्म मिलकर एक बिजनेस को बढ़ा रही हैं आगे, जिसमें दोनों बराबर पैसा मिलाती हैं, बराबर मेहनत करती हैं, और जो फायदा मिलता है उसको भी दोनों बराबर बराबर बांट लेती हैं। तो यहाँ वही प्रोसेस हो रही है बच्चों की, दोनों हाइड्रोजन एक जैसे थे, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आए, ये दिस इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू दिस हाइड्रोजन, दिस इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू दिस हाइड्रोजन, और हम एक काम करते हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन चूंकि अलग अलग हैं इसलिए हम एक के इलेक्ट्रॉन को डॉट से और एक के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहा जाता है बच्चों। ये जो हम लोग देख रहे हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सम डॉट्स। आप डॉट्स से भी बना सकते हैं और आप क्रॉस भी बना सकते हैं। क्रॉस मैंने इसलिए बनाया बच्चों कि हमें थोड़ा सा कंफर्म रहे कि एक इलेक्ट्रॉन किसका और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका। तो इस तरीके से बच्चों दोनों का काम हो गया। ठीक इसी प्रकार से यदि मैं बात करता हूं बच्चों क्लोरीन की, अगर मैं Cl2 मॉलिक्यूल के बारे में बात करता हूं, जैसे यहां पर इन दोनों के आपस में जुड़ने से क्या बन गया बच्चों, H2, या जिसे यूं कहा जाए बच्चों कि दोनों हाइड्रोजन के बीच में इस तरह का एक बॉन्ड बन गया। लाइकवाइज अगर मैं बात करता हूं बच्चों Cl2 की, तो देयर आर 2 क्लोरीन्स, देयर आर 2 क्लोरीन बच्चों, दोनों का एटॉमिक नंबर 17 है। बोथ ऑफ दीज 2 क्लोरीन्स आर हैविंग एटॉमिक नंबर 17। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों 287 रहेगा। नाउ यू कैन सी बच्चों बोथ ऑफ दीज 2 क्लोरीन्स आर रिक्वायरिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। यदि मैं पहले वाले क्लोरीन के बारे में बात करता हूं बच्चों, तो पहले क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यू कैन सी।
दिस क्लोरीन इज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो डॉट आपको नजर आ रहे हैं बच्चों, ये और कुछ नहीं है, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरीके से बच्चों मैं अगर दूसरे क्लोरीन के बारे में बात करता हूं तो दूसरे क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी लाजमी है बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी दोनों क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों में से एक क्लोरीन के मन में आया कि चलो मैं थोड़ा सा ऐसा काम करूं कि इसके इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लूं, थोड़ा सा लालच भराया। और मान लीजिए सपोज कीजिए इस क्लोरीन के दिमाग में आया कि मैं इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेता हूं। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेता हूं भैया, तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसको मिल जाएगा तो ये पहला वाला जो क्लोरीन आपको नजर आ रहा है बच्चों, उसका ऑक्टेट तो माशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। इट इज रिक्वायरिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट, एंड इफ इट गेन्स दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस क्लोरीन देन इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीटेड बट इट बिकम्स एम्प्टी, ये खाली हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर खाली नहीं हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे बच्चों। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया बच्चों सपोज कीजिए, तो ये तो हो जाएगा 288, लेकिन ये हो जाएगा बच्चों 286। तो दूसरा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, स्टेबल हो गया, लेकिन पहला बच्चों अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं बच्चों, तो ये हो जाएगा 288, लेकिन दूसरा हो जाएगा बच्चों 286। तो इस तरीके से पहला वाला तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, लेकिन दूसरा बच्चों अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये सिचुएशन ऐसी है बच्चों कि ये दोनों में से किसी को भी गवारा नहीं गुजरेगी, क्योंकि दोनों की ताकत बराबर है। भाई बराबरी, जब बराबरी वाले लोग बैठते हैं तो फिर वो बराबरी वाली ही बात करते हैं। कौन ऊंचा कौन नीचा, कौन शूद्र और कौन सुवर्ण, भैया ऐसी कोई बातें नहीं हुआ करती। सो यहाँ दोनों की ताकत बिल्कुल बराबर है। तो नो क्लोरीन इज हैविंग एनी काइंड ऑफ थिंग कि भैया मैं अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूं या गेन कर लूं। गेन करने की शायद इच्छा शक्ति रखते हैं, थोड़ा सा लालची प्रवृत्ति होने के कारण क्लोरीन तो माशाल्लाह होते भी हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, काफ़ी ज़्यादा होते हैं बच्चों, बट स्टिल, लेकिन दोनों क्लोरीन की ताकत चूंकि बराबर, तो दोनों में से कोई भी क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को डोनेट करने से रहा। लेकिन ऐसा कुछ होता है कि इसके पास में 7 थे, इसके पास में 7 थे। अब ये जो पेयर थी, इस पेयर पर दोनों ने अपना अपना हक जताया। दे बोथ आर शोइंग देयर राइट्स ओवर दिस पेयर, एंड व्हाट इज हैपनिंग बच्चों, इस तरीके से आप देखें तो दोनों क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हियर यू कैन सी 2 2 2 एंड दीज 2, बिकॉज ये जो डॉट्स आप लोग देख रहे हैं बच्चों, ये पहले क्लोरीन के हैं। ऑफ कोर्स उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन भी इसको मिल जाएगा तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से बच्चों 2 2 4 2 6 और 2 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक इसी प्रकार से बच्चों इस क्लोरीन के बारे में बात करें तो 2 2 4 2 6 और 2 8, दोनों क्लोरीन्स का बच्चों ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। दोनों पूरी तरह से संतुष्ट हो गए, फुल्ली सेटिस्फाइड हो गए। और इस तरीके से बच्चों दोनों क्लोरीन अपना अपना अष्टक पूरा करके बैठे हैं। दे बोथ आर हैविंग स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। भाई दिस पेयर is not solely the property of this chlorine or of this chlorine, this is belonging to both of these two chlorine। बच्चों ये पेयर पहले क्लोरीन को भी मिलती है, दूसरे को मिलती है, और इस तरीके से दोनों का अष्टक, दोनों का ऑक्टेट भरपूर तरीके से बच्चों कंप्लीट हो जाता है। तो ये कुछ प्रक्रिया होती है बच्चों जिसमें दोनों क्लोरीन अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी बच्चों। सो ये जो बॉन्ड होता है, ये जो इस तरह का जो बॉन्ड बनता है बच्चों, इन विच 2 एटम्स आर शेयरिंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर, सच अ बॉन्ड इज नोन एज बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड। इसे सह संयोजक बंध कहा जाता है बच्चों। व्हेन ड्यूरिंग अ बॉन्ड फॉर्मेशन 2 एटम्स शेयर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ ईच अदर, जब 2 एटम्स एक दूसरे के साथ बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं, तो इससे हम कहा करते हैं बच्चों सह संयोजक बंध, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड। और प्रक्रिया ऑब्वियसली बच्चों कोवैलेंट बॉन्डिंग कहलाएगी। और ये जो बॉन्ड होता है बच्चों, इसको हम इस तरह से एक लकीर के माध्यम से, एक लाइन के माध्यम से, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके बनाया करते हैं। आयनिक बॉन्ड में आप ऐसा कुछ नहीं बनाया करते थे, आपको ध्यान हो बच्चों। आयनिक बॉन्ड में आपने सिंपली लिखा कि साहब ये आपके पास में Na+ है और ये Cl- है, ऐसी कोई लाइन वगैरह वहाँ पर ड्रॉ नहीं की जाती। और आप बोलते थे बच्चों, आपको ध्यान हो, आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। हम लोगों ने नाम दिया था बच्चों कि इट इज़ नॉन डायरेक्शनल, जबकि इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे तो बच्चों दिस इज अ डायरेक्शनल बॉन्ड। तो पहले ये एग्जांपल्स बच्चों जो मैंने बनाए हैं जरूर कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ और आपको आगे का पोर्शन बच्चों समझाने जा रहा हूँ। तो चलिए, ये अभी हमने H2 के बारे में बात करी बच्चों, क्लोरीन के बारे में बात करी। मैं फिर बोल रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके बच्चों आगे के एग्जांपल्स करने से पहले आप ये कॉपी जरूर कर लीजिएगा। हालांकि बहुत सिंपल सी बात है, बट स्टिल चलिए। नाउ आई टॉक अबाउट ऑक्सीजन। नाउ हियर्स यू सी देयर आर 2 ऑक्सीजन्स हुज एटॉमिक नंबर आर 8। बोथ ऑफ these 2 oxygens are having atomic number 8 each, and thus their electronic configuration is 2 6. Their electronic configuration is 2 6. Both of these 2 oxygens are requiring 2 electrons each to complete their
ऑक्टेट। दोनों ही ऑक्सीजन को उनका अष्टक पूरा करने के लिए अपना 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। फिर वही बात होगी बच्चों, अगर एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को दे दे तो दूसरे वाले का तो हो जाएगा 2 8, लेकिन बेचारा पहला हो जाएगा 2 4, जो कि पहले को गवारा नहीं गुजरेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर दूसरा ऑक्सीजन पहले ऑक्सीजन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो ये बेचारा हो जाएगा 2 4 और ये हो जाएगा 2 8। दोनों में से कुछ एक स्टेबल हो रहा है और एक अनस्टेबल हो रहा है, ये संभव नहीं हो पा रहा है। भाई दोनों की ताकत भी बराबर है, तो क्यों कोई एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तो हुआ ये कि साहब अगर हम इनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पहले ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन थे। देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन। लाइकवाइज सेकंड ऑक्सीजन के भी आउटर मोस्ट शेल में बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक काम करते हैं, चलिए इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वी रिप्रेजेंट दीज ऑक्सीजन्स बाय सम क्रॉस। हम लोग इनको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या पिक्चर बनकर आती है बच्चों की, ये दोनों जो ऑक्सीजन हैं, इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 थे, इसमें भी 6 थे। अब कुछ ऐसा काम करते हैं बच्चों की, ये पेयर जो है अगर मैं इसको मिल जाए, ये पेयर इसको मिल जाए तो देखिए ये 2 2 4 2 6 और 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ भी 2 2 4 2 6 और 2 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और इस तरीके से बच्चों दोनों का अष्टक भरपूर बेहतरीन तरीके से बच्चों पूरा हो गया। यहाँ पर 2 2 4 2 6 और ये थे और ये 2 और मिल गए तो 8 हो गए। वैसे इस ऑक्सीजन के पास में बच्चों 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गए, ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट हो गया। और चूंकि यहाँ पर बच्चों एक पेयर ये वाली शेयर हुई और एक पेयर ये वाली शेयर हुई बच्चों, इसीलिए इस बॉन्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों O डबल बॉन्ड O से। देयर आर 2 बॉन्ड्स एज यू कैन सी बच्चों। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर? देयर आर 2 बॉन्ड्स, ये दोनों 1 2। तो यहाँ पर बच्चों 2 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसी प्रकार से हम लोग और भी उदाहरण देखते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बच्चों, जैसे एग्जांपल के तौर पे N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में। देयर आर 2 नाइट्रोजन्स बच्चों, एटॉमिक नंबर दोनों का नेचुरली 7 होगा। ये लीजिए दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5 होगा। नाउ बोथ ऑफ दीज 2 नाइट्रोजन्स आर रिक्वायरिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। दोनों को ही बच्चों 3 इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है। तो फिर वही बात करूं बच्चों मैं कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन में इसको दे दूं तो ये हो जाएगा 2 2 और ये हो जाएगा 2 8। और अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर दूं तो ये हो जाएगा 2 2 और ये हो जाएगा ये हो जाएगा 2 8 और ये हो जाएगा 2 2, जो कि दोनों में से किसी को भी गवारा नहीं गुजरेगा। कम से कम उसको तो गवारा नहीं गुजरेगा जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया उसके तो बल्ले बल्ले, लेकिन दूसरा हल्ले हल्ले हो जाएगा। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। सो व्हाट डज हैपन बच्चों, दोनों ही नाइट्रोजन को अगर मैं इनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये लीजिए साहब, मैं एक के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, एक के इलेक्ट्रॉन्स को मैं बच्चों इस तरह से क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। यू कैन सी बच्चों, आप इस नाइट्रोजन के बारे में बात करें तो इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट जो है साहब वो कंप्लीट हो गया। कैसे हो गया बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 3 5 और 3 8। ये 2 हैं, ये 3 5 है और ये 3 8 है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो इस वाले के पास भी वही पिक्चर बन के आ रही है। ये एक बॉन्ड बन गया, ये एक बॉन्ड बन गया और ये एक बॉन्ड बन गया। और इस तरीके से बच्चों देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन आइटम्स। दोनों नाइट्रोजन के परमाणुओं के बीच में बच्चों इस तरह से 3 आबंधों का निर्माण हो रहा है। देयर आर 3 बॉन्ड्स एज यू कैन सी बच्चों। और इस तरीके से दोनों नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। आप ऐसे ढेरों एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे फ्लोरीन के बारे में बात करें तो दोनों ही फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर बच्चों 9 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 7 है। सो मैं अगर यहाँ पर देखूं बच्चों तो पहला फ्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 2 6 और 1 7 आ रहे हैं। और ठीक इसी प्रकार से बच्चों दूसरा वाला जो फ्लोरीन होगा उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी बच्चों अगेन 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। भाई पहले वाले फ्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने? 2 2 4 2 6 और 1 7। दूसरे फ्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 7 है। और इस तरीके से बच्चों ये देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट बच्चों, ये 2 2 4 2 6 और 1 7 और 1 8 ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों इस वाले फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और ये बच्चों बन गया FF, ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट हो गया।
दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बच्चों, 2 2 4 2 6 और 1 7, और ऐसे ही दूसरे वाले के लिए भी। और इस तरीके से दोनों का ऑक्टेट जो है साहब पूर्ण रूप से संतुष्ट हो चुका है, दोनों का ऑक्टेट जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है बच्चों, और इस तरीके से एक सिंगल बॉन्ड बन चुका है। तो ऐसे ढेरों उदाहरण बन सकते हैं बच्चों जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है व्हेन टू एटम्स शेयर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर। इक्वल नंबर क्यों बच्चों, देखिए जैसे यहाँ पर दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी। इन दिस केस यू कैन सी बच्चों बोथ ऑफ दीज टू फ्लोरीन आर शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन्स ईच विद अनदर फ्लोरीन, while in this case you can see बच्चों both of these two oxygens are sharing 2 electrons. This oxygen has brought 2 electrons, this oxygen has also brought 2 electrons, and in this way बच्चों octet of both of these two is complete. Likewise if I talk about here बच्चों, in this case you can see both of these two nitrogens are sharing 3 electrons each. भाई इसने भी इसके साथ में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी, 1 2 और 3, और इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी, और दोनों का ऑक्टेट बच्चों अष्टक पूरा पूरा भर चुका है। सो बच्चों इस तरीके से जो ऑक्टेट हैं वो इनके कंप्लीट हो जाते हैं, इनके जो अष्टक है बच्चों वो पूरे हो जाते हैं, और इस तरह से जो बॉन्ड बनता है बच्चों, इस बॉन्ड को हम लोग कहा करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजक बंध। अभी मैंने जो एग्जांपल लिए बच्चों उसमें दोनों एटम्स बाई चांस ऐसे थे जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका, दोनों एटम्स एक जैसे थे, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि दोनों एटम्स एक जैसे ना हो। जैसे मैं बताता हूँ आपको, सपोज कीजिए बच्चों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में यदि मैं बात करता हूं बच्चों तो क्या पिक्चर बनकर मेरे सामने आ सकती है, मैं इस बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। आप चाहें तो खुद भी ट्राई कर सकते हैं बच्चों, कुछ एक मॉलिक्यूल्स हम लोग कोशिश करते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों, तो कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट यू मस्ट बी नोइंग। बच्चों कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। क्यों? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 4, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों 2 6। अब यहाँ पर यदि मैं समझूं बच्चों थोड़ा सा इसको डिटेल में जाकर, सो दिस इज अ कार्बन विच डज हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, विच इज वेरी मच clear from the electronic configuration of the carbon. Now you see bachcho this carbon is having 2 electrons here, 2 electrons here, and both of these two oxygens are having bachcho 6 electrons. You can see इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे ही जो दूसरा ऑक्सीजन है बच्चों उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आप नोटिस कर सकते हैं बच्चों। ये लीजिए 2 2 4 2 6, और इस ऑक्सीजन में भी देखा जाए बच्चों तो 2 2 4 और 2 6, और इस तरीके से दोनों ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स इधर, 6 इलेक्ट्रॉन्स इधर। और आप थोड़ा सा अगर इसको नोटिस करें बच्चों तो ये देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, गौर कीजिए बच्चों। 2 इसके खुद के थे, 2 इसके थे, 2 2 4 2 6, और 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए, तो इस ऑक्सीजन के पास में हो गए 8। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर 2 2 4, 2 इसके थे और 2 यहाँ से आ गए बच्चों, और इस तरीके से इसका भी हो गया 8। और यदि मैं इस कार्बन के बारे में बात करता हूँ बच्चों तो ये कार्बन के पास में देखिए कोई बहुत जटिल बात नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बहुत जटिल बात नहीं है, मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत क्लियरली समझ में आ रही होगी बच्चों। तो ये कार्बन के बारे में अगर आप ऑक्सीजन के बारे में देखें बच्चों तो 2 2 4 2 6, और इसमें भी 6 थे बच्चों, और इस कार्बन के पास 4 थे। अब इस ऑक्सीजन के पास में कितने हो चुके हैं? 2 2 4 2 6 और 2 8। ये आप ये देखिए ये पूरा सर्कल जो है बच्चों, दिस डॉटेड सर्कल इज बिलोंगिंग टू ऑक्सीजन। सो नाउ यू कैन सी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है बच्चों, 2 2 4 2 6 और 2 8। और अगर मैं इस ऑक्सीजन के बारे में बात करता हूँ बच्चों तो 2 2 4 2 6 और यहाँ पर 2 8, और इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो बच्चों ये जो है O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, and now you can see octet of each atom is complete, and since there is sharing of this pair, so there is a double bond between these two atoms bachcho. Likewise there is a double bond between these two atoms as well. So now you can see bachcho this is the formation of carbon dioxide. I can take many more examples bachcho. Allow me to take this example bachcho, ammonia, that is NH3. Now if you see bachcho, this is NH3. In case of nitrogen, if you find bachcho its atomic number is 7, whose electronic configuration is 2 5, and if you say about bachcho hydrogen, its atomic number is 1, whose electronic configuration is simply 1, or you say 1s1. Now bachcho this is nitrogen. This is nitrogen which does have 5 electrons in the outermost shell, which is cleared from its electronic configuration.
this is nitrogen. And if I talk about hydrogen bachcho, this is a hydrogen atom, this is also a hydrogen atom, while this one is also hydrogen atom. Now what is happening in this situation bachcho? As you can see, bachcho, this octet is complete. Its duplet is complete. Hydrogen can accommodate at most 2 electrons in the outermost shell, which is of course its only shell. Here you can see bachcho, you can count, this is complete now. Likewise, if we talk about this hydrogen, its duplet is also complete bachcho. This one, totally 2 electrons, which is the pair, which is the duplet, which will belong to hydrogen and will make it stabilize. Now here also the same thing is occurring bachcho. And if I talk about this nitrogen atom, you see here bachcho, this is nitrogen. Now you go for counting number of electrons which are belonging to nitrogen itself bachcho. There are 2 electrons and this pair, because this dot is actually of nitrogen and this cross is actually of hydrogen. But now what is happening, this electron which is of hydrogen is also contributing to nitrogen. Likewise bachcho, this cross is also belonging to this nitrogen and this cross is also giving some kind of part to nitrogen. And now octet of nitrogen is complete and duplet of all 3 hydrogens is complete. So in this way its skeleton would be drawn in this way. इसकी जो ज्यामिति है, इसका जो स्केलेटन है बच्चों, इसकी जो संरचना है उसको मैं कुछ इस प्रकार से व्यक्त कर पाऊंगा. मेरी बात आपको खोपड़ी में आ रही होगी बच्चों, ये जरूर बना लीजिएगा. मैं एक और उदाहरण बताता हूं बच्चों. चलिए ये लीजिए, हम लोग बात करते हैं CH4 के बारे में, मीथेन. होप यू मस्ट बी नोइंग बच्चों, दिस इज मीथेन विच इज आल्सो पॉपुलरली नोन एज बच्चों मार्श गैस, जिसे हम लोग मार्श गैस कहा करते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि मार्शी एरिया जो होता है बच्चों वहां पर ये पाई जाती है. नाउ कार्बन, carbon whose atomic number is 6, electronic configuration is 2 4. It is hydrogen whose atomic number is 1, electronic configuration is 1. Now you see bachcho, this carbon does have 4 electrons in the outermost shell. This carbon has 5 electrons in the outer, or 4 electrons exactly in the outermost shell. डॉट्स बना दिए बच्चों मैंने. और हाइड्रोजन जो है बच्चों, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बच्चों एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. ये लीजिए बच्चों, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों. ये कार्बन है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4. हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कुछ ये पिक्चर बनेगी बच्चों. तो अब देखिए, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट और इस हाइड्रोजन का डुप्लेट भी बच्चों कंप्लीट. भाई यहाँ पर देखिए बच्चों, तो ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, अभी ये हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है, इस हाइड्रोजन का भी. चारों का आप देख पा रहे होंगे. मेरे ख्याल से कोई बहुत जटिल काम नहीं है, ये तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए इतना समय ले रहा हूँ. वरना तो हो सकता है कि किसी ने बहुत जल्दी बना लिया हो जितनी देर में मैंने बनाया उससे. चलिए साहब, अब कार्बन के बारे में बात करें तो दीज डॉट्स आर ऑलरेडी प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इटसेल्फ. नोबडी कैन से कि ये कार्बन के नहीं है तो कार्बन के ही है. और ये जो क्रॉसेस विच वर एक्चुअली ऑफ हाइड्रोजन आर गिविंग सम काइंड ऑफ शेयरिंग टू कार्बन एज वेल. सो द स्केलेटन इज ड्रॉन इन दिस वे. स्केलेटन इज ड्रॉन इन दिस वे बच्चों. ये लीजिए साहब. Now you can see the octet of carbon is complete and duplet of each and every hydrogen. There are 4 hydrogen and all of them are having 4 electrons. All of them are having their octet completed. So this is way बच्चों in which we can draw various kind of structures. और ये जो सब हम बना रहे हैं बच्चों, इन्हें हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहा करते हैं. ये डॉट्स लगा के हम लोग जो लिखा करते हैं बच्चों, या क्रॉसेस लगा कर लिखते हैं. क्रॉसेस एक्चुअली इसलिए लगा देते हैं थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो जाए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका, थोड़ा सा एग्जैक्ट आइडिया लग जाए बच्चों. ये CH4 था. एक उदाहरण और बताता हूँ. चलिए मैं बताता हूँ बच्चों आपको CCl4. चलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड. यहाँ पे काम करें बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड है या PCl3 है या H2O है. बनाइए, आप लोग बनाइए इनको. वीडियो को पॉज करके बच्चों आप स्वयं थोड़ी देर कोशिश कीजिए, अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा. तो आप इन सभी एग्जांपल्स को बच्चों, ये जो तीनों एग्जांपल्स मैंने बोले हैं, इन तीनों एग्जांपल्स को आप वीडियो को पॉज करके खुद से इनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कीजिए बच्चों. चलिए, हमको CCl4 का बनाना है, हमको PCl3 का बनाना है, हमें H2S का बनाना है. H2O का बुलाना मैंने. चलिए H2O ये लीजिए.
पहले मैं CCl4 के बारे में बात करता हूँ बच्चों। तो कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 24, while क्लोरीन एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 287. नाउ यू सी बच्चों, दिस कार्बन डज हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। बच्चों ये लीजिए, ये कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे और दोनों क्लोरीन जो है बच्चों, 4 क्लोरीन है यहाँ पर। ये मैं चलिए एक काम करता हूँ, इनके इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉसेस से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ये लीजिए, और जो क्लोरीन है बच्चों, उन दोनों ही, चारों ही क्लोरीन, 2 क्लोरीन बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है, ये चारों ही क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 7 डॉट्स आपको बने हुए नजर आ रहे होंगे बच्चों। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर अगर मैं इस दूसरे क्लोरीन के बारे में भी बात करूँ बच्चों, तो ये लीजिए साहब, ऐसे ही अगर मैं एक और क्लोरीन के बारे में बात करता हूं तो ये लीजिए साहब, कुछ इस प्रकार की पिक्चर आपके सामने आएगी। ये लीजिए, और कुछ इस प्रकार की पिक्चर आपके सामने आएगी बच्चों। ये क्लोरीन, 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 क्लोरीन और ये क्लोरीन। बच्चों आप देख लीजिए, जितने भी क्लोरीन्स हैं आप सभी में काउंट कर लीजिए, टोटली मैंने 7 डॉट्स बनाए, 7 7 7 7 है बच्चों। अब यहाँ पर अगर आप इसे गौर करें बच्चों, तो ये देखिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये देखिए बच्चों, ये डॉट एक्चुअली क्लोरीन का है। दिस डॉट इज नो डाउट इज ऑफ क्लोरीन, बट कुछ ऐसा इन्होंने पार्टनरशिप करी, दोनों ने बराबर बराबर आए, पैसा मिलाया, बिजनेस किया, फायदा दोनों ने बांट लिया। तो बच्चों ये जो पेयर है ये क्लोरीन को मिल गई, ऐसे ये पेयर बच्चों ये कार्बन को मिल गई। तो कार्बन के कितने हो गए बच्चों? 2 2 4 2 6 और 2 8, ये हो गए बच्चों। और फिर उसके बाद में अगर मैं इस क्लोरीन के बारे में बात करता हूं, तो इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कैसे हो गया बच्चों? देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस क्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया बच्चों। ऐसे ही इस वाले क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वाले क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इस वाले क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और अगर मैं इसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं बच्चों, तो ये कार्बन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन आप आराम से बैठकर बच्चों अपनी कॉपी में बनाकर देख सकते हैं। हर किसी कार्बन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन का भी कंप्लीट है और क्लोरीन का भी बच्चों कंप्लीट है। होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके बनाया भी होगा शायद से। अभी आपको बोला है मैंने अगला केस बच्चों PCl3 का, तो चलिए PCl3 के बारे में बात करते हैं। PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसका नाम क्या बच्चों? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड बच्चों एक बहुत अच्छा विलायक होता है, इट इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट। अभी आयनिक कंपाउंड का टाइम आपको मैंने बताया भी था, अभी इस बारे में हम थोड़ी सी और बात कर लेंगे, पर नाम जरूर लिख लीजिएगा बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड, विच इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड दिस PCl3 इज फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्या नाम है बच्चों इसका? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। एनीवेज, अभी बच्चों अगर मैं फास्फोरस के बारे में बात करता हूँ, फास्फोरस हुज एटॉमिक नंबर इज 15, हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 285. So surely बच्चों it does have 5 electrons in the outermost shell and there are 3 chlorines. बाई चांस क्लोरीन है तो एटॉमिक नंबर सभी का 17 होगा, सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होगा। अब यदि बच्चों हम बात करते हैं फास्फोरस के बारे में, तो फास्फोरस के अंतिम कोश में बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 और 5। ये देखिए बच्चों, फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स है। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन्स है। चलिए काम करते हैं, जनरली जहां पे कम करना होता है वहां पर हम लोग क्रॉस कर लिया करते हैं। आप लोग इतने एग्जांपल देख के समझ गए होंगे कि जब कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखना है तो वहां मैं क्रॉसेस लिख देता हूं, क्योंकि क्रॉसेस थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ये क्लोरीन, ये देखिए साहब, ये देखिए साहब, ये देखिए साहब, यहाँ पर कुछ ऐसी पिक्चर आ गई। इस क्लोरीन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर भी वही बात आ रही है बच्चों, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। और इस वाले क्लोरीन के लिए भी बोलूं बच्चों तो यही कुछ सिचुएशन मेरे समक्ष आ रही है। आप देखिए फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया, 1 2 3 4 ते 5 हो गए भाई। तो ए क्लोरीन जिन्हें है सारे क्लोरीन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इच 7 इलेक्ट्रॉन्स है भाई, और सारे क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या करेंगे? अगर मैं बात करता हूं इस फास्फोरस की तो मैं काउंट करता हूं, यदि तो मैं देखता हूं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। कैसे? यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 2 और यहां पर भी 2, कुल मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चों। 2 2 4 2 6 और 2 8 हो चुके हैं। और
अगर मैं इस क्लोरीन के बारे में बात करता हूं बच्चों, तो अभी देखिए फास्फोरस के काउंट कर सकते हैं बच्चों, आप और आराम से काउंट कर लीजिए। होप वैसे आप लोगों ने मेरे बनाने के पहले वीडियो को पॉज करके बना लिया होगा, और नहीं बनाया भैया अगर बेईमानी कर रहे हो तो मैं अभी भी बोल रहा हूं, समय है वापस लौट चलो, ईमानदारी से अपना काम करो। अगर ईमानदारी से काम करोगे बच्चों तो फिर देखिए ये वीडियो क्लास हो या लाइव क्लास हो, आप लाइव क्लास में भी बैठे हो और अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर आपको आपका टीचर कोई असाइनमेंट दे रहा है तो फिर लाइव क्लास का भी कोई बात फ़ायदा नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूं बच्चों, मैं क्लास में, हालांकि ये जो वीडियो क्लास बनती है, मैं अपनी कोशिश ये करता हूं कि एक अच्छा डेकोरम, एक अच्छी जो रियलिटी वाला जो माहौल रहता है वो मेंटेन करने की कोशिश करूं, और उसके लिए थोड़ा सा प्रयास आपको भी करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर द पीपल हु विल मेक यू सक्सेसफुल अनडाउटेडली बच्चों, और आपको कोई सक्सेसफुल नहीं बना सकता। अगर मैं कुछ बोलता हूं कि मैंने आपको बोला है कि आप पॉज करके करिए, अभी तो देखिए शुरुआत है, इट इज़ द जर्नी बिगिनिंग ओनली, सो मैनी थिंग्स हैव टू बी डन द फ्यूचर बच्चों। और अगर जब भी आप करेंगे आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी मैंने बोला पॉज करके करिए करिए, इवन मैं भूल भी जाऊं अगर बोलना आपको कि पॉज करके करिए तो भी आपको प्रॉब्लम मिली, आपको खट से वीडियो को रोक कर अपने आगे बढ़ना है कि खुद दिमाग लगाना है। अगर ये दिमाग लगाएंगे बच्चों तो हम तो बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, जितनी लाइव क्लास में होती है उससे भी कहीं ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं। और देखिए आप सभी क्लोरीन के ऑक्टेट कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। इस क्लोरीन के पास में कितने थे? इस क्लोरीन के पास में 2, 2 4, 2 6 और ये 2 8। इस क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 8 हो चुके हैं, इसमें भी हो चुके हैं। और इस तरीके से बच्चों सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका, सभी का ऑक्टेट जो है साहब कंप्लीट हो चुका। एज यू कैन सी बच्चों, फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, क्लोरीन का भी हो चुका है, और तीनों क्लोरीन का हो चुका है इनफैक्ट। तो इस तरीके से बच्चों ये किसका स्ट्रक्चर बन गया? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ PCl3। ये PCl3 का स्ट्रक्चर बना है बच्चों, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का। अब मेरी बारी आती है बच्चों H2O की, और H2O के लिए बच्चों मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। मैं अपना काम शुरू कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं करा हो तो आप पीछे ले जाकर कॉपी कर लीजिएगा, अगर आपने वीडियो को पॉज करके नहीं करा हो तो। अभी देखिए बच्चों H2O जिसे हम लोग हिंदी भाषा में कहते हैं बच्चों पानी, नीर, जल, शायद आप लोग जानते हैं बच्चों। एनीवेज, तो ये ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 6, while that of हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपली 1। नाउ यू सी बच्चों, ऑक्सीजन डज हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। Oxygen does have बच्चों 6 electrons in the outermost shell. This is oxygen, and there are 2 hydrogen which are having 1 electron each in their outermost shell. They have only one orbit which is naturally having only 1 electron. So this is H2O. Now what is happening bachcho in this situation? Here you see this duplet of hydrogen is complete, again this duplet of hydrogen is complete, and here this octet of oxygen is complete. You see बच्चों this oxygen 2, 2, 4, 2, 6 and 2, 8. Now you see बच्चों इस तरीके से इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है बच्चों, और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है बच्चों। ये मैंने कुछ एक स्केलेटन बनाए हैं, ऐसे ढेरों सारे बच्चों स्केलेटन आप लोग बना सकते हैं, कोई कमी नहीं है हमारे पास में। हम जिनको नहीं बना सकें मतलब आप आराम से कर सकते हैं बच्चों। जैसे मैं एक और उदाहरण बताता हूँ, चलिए ये अगर आपने नहीं किया हो तो बच्चों ये कर लीजिएगा जरूर से, ईमानदारी से। ये नहीं कि हाँ साहब बहुत आसान है तो हमको आता है, भले ही आता हो बच्चों, एग्जाम में कौन सी चीज़ कब क्या तंग कर दे आप नहीं जानते। जैसे हम बोलते हैं बच्चों यहाँ पर, चलिए CLF के अगर बारे में हम बात करें तो क्लोरीन जो है बच्चों, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। बाई चांस दोनों 7 थे ग्रुप के, बाई चांस दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन से, ये आप जानते हैं। अब बच्चों यदि मैं क्लोरीन के बारे में बात करता हूं तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। ये लीजिए साहब, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, विच आर ड्रॉन इन दिस वे। एंड इफ आई टॉक अबाउट बच्चों फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बच्चों भी 7 ही इलेक्ट्रॉन थे। ये लीजिए, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7, 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7, और उस फ्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी कितने बच्चों? 7। नाउ यू सी बच्चों ऑक्टेट इस क्लोरीन का देखिए कंप्लीट हो चुका है कि नहीं? कैसे बच्चों? 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। और अगर मैं इस फ्लोरीन के बारे में बात करता हूं बच्चों तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, दोनों का। 2, 2, 4, 2, 6 और ये 7 तो थे ही थे। ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को मिल गया जिससे उसका काम हो गया, ऐसे डॉट वाला इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को मिल गया उसका भी काम हो गया, और इस तरीके से बच्चों बन गया CLF।
कुछ इस प्रकार की सिचुएशन हमारे सामने आई है बच्चों। तो ऐसे और भी ढेरों सारे उदाहरण आप बना सकते हैं बच्चों। मैं कुछ उदाहरण बोल देता हूं आपको, आप बनाइएगा। जैसे PS3 बच्चों जिसे हम बोला करते हैं फॉस्फीन गैस, नाम लिख लीजिएगा बच्चों। क्योंकि देखिए केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जो बहुत कुछ नॉलेज भी मांगता है। केवल कॉन्सेप्ट या फंडामेंटल्स के बेसिस पर आप लोग केमिस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर सकते, ये मेरा पर्सनल मानना है और बहुत सही मानना है। आपको चीज़ें मालूम होना चाहिए। अब PS3 आपको पता है, लेकिन आपको अगर इसका नाम नहीं पता तो कुछ नहीं होगा। वो मैं पहले भी आपको बोला हूँ बच्चों कि ये नॉलेज बेस्ड बात हो जाती है। फॉस्फीन गैस, इसका स्केलेटन आप लोग बनाइए। इसके बाद में CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड अभी आपने बनाया था, अभी कार्बन डाइसल्फाइड बनाइए। ऐसे ही बच्चों यदि आप बनाएं, और मैं बताऊं आपको H2S, जैसे अभी आपने वाटर बनाया वैसे ही बच्चों H2S के बारे में बात कीजिएगा, बनाइएगा। मैं इनके चलिए स्केलेटन बना देता हूं बच्चों, लेकिन आप लोग सोचिएगा कि कैसे बन रहे हैं ये बच्चों। ये PS3 ऐसे बन रहा है फॉस्फीन गैस, ये बच्चों कार्बन डाइसल्फाइड ऐसे बन रहा है। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब आपकी ड्यूटी है बच्चों ये कैसे हुआ ये आपको देखना है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि इनके स्केलेटन कैसे बनेंगे। बट लुईस डॉट स्ट्रक्चर यू पीपल नीड टू ड्रॉ बच्चों योरसेल्फ। अभी भी मैं बोल रहा हूँ बच्चों, वीडियो को पॉज करके जरूर से कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो इस तरीके से बच्चों हम लोग जो है कोवेलेंट बॉन्ड्स को बच्चों कुछ डॉट स्ट्रक्चर के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे कोई भी कंपाउंड बच्चों जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, जिनमें सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग कहा करते हैं बच्चों कोवेलेंट कंपाउंड्स। व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड्स बच्चों? दोज एटम्स दोज कंपाउंड्स बच्चों विच कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड बच्चों जिनमें सहसंयोजक बंध है, जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड है, उन्हें हम प्यार से, गुस्से से नहीं, नाराज हो जाते हैं बच्चों, प्यार से उन्हें हम क्या बोला करते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। एंड नाउ वी आर गोइंग टू राइट बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। तो लिखिएगा बच्चों सहसंयोजक यौगिकों के प्रगुण, कोवेलेंट कंपाउंड्स की बच्चों प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। तो देखिए वहां आपने क्या देखा था बच्चों, जो कोवेलेंट आयनिक कंपाउंड थे, आयनिक कंपाउंड जो थे बच्चों देवर हार्ड एंड ब्रिटल, वो हार्ड और ब्रिटल थे। जबकि ये जो होते हैं बच्चों ये कैसे होते हैं? थोड़े से सॉफ्ट एंड वैक्सी किस्म के सॉलिड होते हैं बच्चों, नर्म नर्म, कोमल कोमल, मुलायम मुलायम किस्म के होते हैं बच्चों। दीज आर सॉफ्ट एंड वैक्सी, नर्म कोमल, मोम के जैसे नरम नरम होते हैं बच्चों। अब वहां आपने जो देखा था बच्चों क्रिस्टलाइन बोला था आप लोगों ने आयनिक में, तो यहाँ सच कोई ऐसा क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस नॉन क्रिस्टलाइन वर्ड यूज नहीं होता। वहां आपने एक चीज देखी थी बच्चों कि वो सॉलिड होते हैं। और जनरली यू विल फाइंड बच्चों कि ये जो होते हैं जनरली दीज आर लिक्विड्स एंड गैसेस। ऐसा नहीं है कि ये सॉलिड नहीं होते, होते हैं सॉलिड, बट जनरली बच्चों दीज आर लिक्विड्स एंड गैसेस। सामान्य तौर पर बच्चों ये द्रव होते हैं, गैस होते हैं। उसके बाद में बच्चों वो क्या थे? लिक्विड और सॉलिड थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड थे। ये लिक्विड्स और गैसेस के रूप में पाए जाते हैं बच्चों। उसके बाद में अगर हम देखें जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनमें वहाँ आपने देखा था बच्चों वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। जबकि ये जो बॉन्ड्स होते हैं बच्चों ये डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं। डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं मतलब ये है बच्चों कि इनमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म पाया जाता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या बच्चों? ये आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हो सकता है आप लोगों ने शायद थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा हो, बट इनमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म पाया जाता है बच्चों, जिसे दूसरी भाषा में स्पेस आइसोमेरिज्म भी नाम दिया जाता है। इनमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इनमें स्पेस आइसोमेरिज्म पाया जाता है। These are soft and waxy liquids और गैसेस होते हैं बच्चों, डायरेक्शन होते हैं, मतलब इनमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्पेस आइसोमेरिज्म पाया जाता है। आप इनको देखिए डैश लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल डैश, डबल डैश, ट्रिपल डैश वगैरह वगैरह। जबकि आप बच्चों वहाँ नहीं करते थे ऐसा। कहाँ पर? आयनिक में डैश वगैरह नहीं बनाते थे। आप बोलते थे उनमें आइसोमेरिज्म नहीं मिलता। हाँ, वहाँ आपने एक वर्ड बोला था बच्चों आइसोमॉर्फिज्म मिलता है। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता था बच्चों? जब एटम्स या आयंस का रेशो भी सेम हो और स्ट्रक्चर या स्केलेटन भी सेम हो तो उन्हें हम आइसोमॉर्फस कहा करते हैं। जितनी भी एलम्स होती हैं, एलम्स मतलब समझते होंगे फिटकरी, फिटकरी जो होती हैं बच्चों वो सारी आइसोमॉर्फस होती हैं, क्योंकि उनमें एटम्स का जो रेशो मिलेगा, आयंस का जो रेशो मिलेगा और जो उनके स्केलेटन या स्ट्रक्चर्स मिलेंगे वो आइडेंटिकल मिलेंगे। यू कैन राइट डाउन ऑल दी एलम्स आर आइसोमॉर्फस। आपने आयनिक में मैंने नहीं बताया था, अभी बता दिया, कोई बात नहीं। तो ये साहब इनमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म पाया था। उसके बाद में बच्चों मैंने आपको बताया था आयनिक कंपाउंड में कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जो जैसा बच्चों वो वैसे में घुलता है, जैसा वैसे में ही घुलता है। तो
आपने बोला था कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, वाटर, वाटर में वो सॉल्युबल थे। हालांकि अभी किसी किसी के दिमाग में घंटी बजी होगी कि सर अभी वाटर में थोड़ी देर पहले आपने स्ट्रक्चर बनाया, वाटर का जो स्ट्रक्चर बनाया था सर वो आपने कोवैलेंट बनाया था, बिटवीन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देयर इज अ सिंगल बॉन्ड विच इज कोवैलेंट ऑफ कोर्स। शायद आपके जहन में ये बात आई होगी कि सर ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है जो कि कोवैलेंट बॉन्ड है सर, सहसंयोजक बंध है, दिस इज कोवैलेंट, दिस इज कोवैलेंट, ये आयनिक नहीं है। तो सर आपने इसको कैसे बोल दिया कि ये पोलर सॉल्वेंट है, आयनिक सॉल्वेंट है। लेकिन अभी धीरे धीरे आप इस चैप्टर में जब आगे बढ़ेंगे बच्चों आप देखेंगे, आपको अभी आज की डेट में तो मैं कोवैलेंट ही बोल रहा हूँ, लेकिन जब मैं कल की डेट में, परसों की डेट में, नरसों की डेट में पहुंचूंगा तो ये कोवैलेंट से कुछ और हो जाएगा, पर तब तक इसे कोवैलेंट ही मानकर चलिएगा बच्चों। अभी एक सिंपल सी बात है बच्चों, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब ये होता है बच्चों कि कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो कोवैलेंट में ही सॉल्युबल होते हैं, वो आयनिक में सॉल्युबल नहीं होते। कोवैलेंट कंपाउंड ये जितने भी एग्जांपल बताया बच्चों आपको मैंने, बोले वो CH4 हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो बच्चों, दीज ऑल आर कोवैलेंट। और कोवैलेंट कंपाउंड मैं फिर बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट में ही सॉल्युबल होता है, आयनिक में सॉल्युबल नहीं होता है। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं बच्चों की जो कोवैलेंट कंपाउंड्स है दे आर इनसॉल्युबल इन आयनिक और पोलर सॉल्वेंट, दीज आर इनसॉल्युबल इन आयनिक और पोलर सॉल्वेंट। बच्चों ये आयनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते, ये पोलर सॉल्वेंट में भी सॉल्युबल नहीं होते। दीज आर इनसॉल्युबल इन आयनिक और पोलर सॉल्वेंट, मतलब भैया इनसॉल्युबल इन आयनिक और पोलर सॉल्वेंट, जैसे एग्जांपल के तौर पर बच्चों वाटर, वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होते, दीज आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में विलय नहीं होते बच्चों, क्योंकि पानी, मैं आज की डेट में फिर बोल रहा हूँ बच्चों, ये कोवैलेंट हम लोग लिख रहे हैं कि हाँ साहब इसमें कोवैलेंट बॉन्ड है इसलिए ये कोवैलेंट होगा, लेकिन भविष्य में आप देखेंगे ये कोवैलेंट नहीं होता, ये होता है बच्चों पोलर, ये आयोनिक नेचर का होता है। और इसीलिए, और कोवैलेंट कंपाउंड्स किसमें, कोवैलेंट सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होते हैं। सो दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, एग्जांपल वाटर, दे आर नॉट सॉल्युबल इन आयोनिक सॉल्वेंट लाइक वाटर, बट दे आर सॉल्युबल, बट आर soluble in non-polar solvent. They are soluble in non-polar, या जिसे हम बोला करते हैं नॉन पोलर, या फिर जैसे दूसरी भाषा में हम क्या बोले हैं बच्चों, कोवैलेंट सॉल्वेंट। कोवैलेंट सॉल्वेंट जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों हमने देखा कोवैलेंट सॉल्वेंट्स, एग्जांपल बच्चों बेंजीन, बेंजीन इज अ कोवैलेंट सॉल्वेंट। ऐसे ही बच्चों ईथर, ईथर इज आल्सो कोवैलेंट सॉल्वेंट। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज आल्सो कोवैलेंट सॉल्वेंट। तो इन सॉल्वेंट्स में बच्चों कोवैलेंट कंपाउंड सॉल्युबल होंगे, लेकिन अगर आप आयनिक वालों में घुलने जाओगे बच्चों तो ये नहीं घुल पाएंगे, ये नहीं घुल पाएंगे। इसके अलावा बच्चों हम लोग अगली प्रॉपर्टी देखें तो जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, उनकी जो रिएक्शंस होती हैं वो बड़ी धीमी गति से होती है बच्चों। उनमें रिएक्शंस कैसी होती थी, बड़ी फास्ट होती थी, पर इनमें जो रिएक्शंस होती है बच्चों वो काफ़ी धीमी होती है। और इनमें एनर्जी का जो इन्वॉल्वमेंट है, फिर वो एनर्जी रिलीज होने वाली हो या एब्जॉर्ब होने वाली, बहुत ज़्यादा नहीं होती। वेरी लाइट और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज और एब्जॉर्ब्ड। बहुत कम ऊर्जा बच्चों मुक्त होती है, बहुत कम ऊर्जा बच्चों अवशोषित होती है। रिएक्शंस बहुत धीमी होती हैं। आयनिक रिएक्शंस क्या होती है बच्चों, बड़ी रैपिड होती हैं, बड़ी फास्ट होती हैं, जिन्हें आप इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस भी नाम देते हो कि साहब बहुत तेज़ी से हो रही। लेकिन ये रिएक्शंस कैसी होती है बच्चों, स्लो होती हैं, धीमी होती हैं और लेस एनर्जेटिक होती हैं बच्चों। काफ़ी कम ऊर्जा यहाँ पर मुक्त होती है, या अगर एब्जॉर्ब भी हो रही तो वो भी कम होगी, और अगर इवॉल्व हो रही तो वो भी कम होगी बच्चों। उसके बाद में आप लोगों ने आयनिक कंपाउंड में देखा था बच्चों कि दे आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉट इन सॉलिड स्टेट बट इन सॉल्यूशन स्टेट। अगर आप किसी आयनिक कंपाउंड को मॉल्टन फॉर्म में ले आते हो या उसका एक्वस सॉल्यूशन बना देते हो, देन दे अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, याद हो बच्चों आपको। लेकिन यहाँ पर क्या होता है बच्चों, वहाँ सॉलिड फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करते थे, लेकिन सॉल्यूशन फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में करते थे। और ये क्या करते हैं बच्चों, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉट दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड फॉर्म में ले लीजिए या किसी भी फॉर्म में ले लीजिए, बैड कंडक्टर्स, ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते बच्चों। दीज डू नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ करंट थ्रू देम। आप सॉलिड फॉर्म की बात करें, आप सॉल्यूशन फॉर्म की बात करें, आप एक्वस सॉल्यूशन लें, आप उनको पिघाल लें, जो करना है वो कर लीजिए, भाड़ में जाने दीजिए बच्चों। एक बात अवश्य भावी रूप से आप समझ लीजिए, दे डू नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म और इन एक्वस फॉर्म और इन सॉल्यूशन फॉर्म।
इनमें एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए जो कुछ चाहिए होता है बच्चों वो इनमें नहीं होता, जो कुछ चाहिए होता है वो इनमें नहीं होता बच्चों, इसीलिए ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते। ये बच्चों कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते। केवल और केवल साहब जो है ये बेड कंडक्टर्स ही हैं इन एवरी स्टेट, सॉल्यूशन स्टेट में, एक्वा स्टेट में, सॉलिड स्टेट में बच्चों। और जैसा मैंने आपको बताया बच्चों ये सॉफ्ट होते हैं और इनमें 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 ये डायरेक्शनल होते हैं बच्चों। इनमें आइसोमेरिज्म भी पाया जाता है, इनमें आइसोमेरिज्म पाया जाता है, स्पेस आइसोमेरिज्म पाया जाता है, जबकि आयनिक कंपाउंड में आपको ये आइसोमेरिज्म नहीं मिला करता था। अभी जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हम लोगों ने देखे हैं बच्चों वो हमने ऐसे देखे हैं जो कि दो एटम्स के बीच होते थे, दो एटम्स के बीच में भाई कार्बन ऑक्सीजन, भाई भले ही आपने कार्बन डाइऑक्साइड देखा लेकिन आपने क्या देखा, ये इस ऑक्सीजन इस कार्बन, भाई एक कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो इन दो के बीच है और एक कोवेलेंट बॉन्ड इन दो के बीच है। इस जब कोवेलेंट बॉन्ड बच्चों दो ही एटम्स के बीच हो, जैसे इन दो एटम्स के बीच, इन दो एटम्स के बीच में, तो इस तरह के जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं बच्चों उन्हें आप लोग लोकलाइज्ड कोवेलेंट बॉन्ड कहते हो। उन्हें आप क्या कहते हो बच्चों, लोकलाइज्ड कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन भविष्य में आपको ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड मिलेंगे जो दो से ज़्यादा एटम्स के बीच होंगे। इन्हें हम बोला करते हैं बच्चों कि ये दो एटम्स के बीच हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे भी आपको मिलेंगे बच्चों जो दो एटम्स नहीं तीन एटम्स के बीच हैं। उन्हें हम बोला करते हैं बच्चों मल्टी सेंटर बॉन्ड होते हैं। मल्टी सेंटर बॉन्ड मतलब दो से ज़्यादा सेंटर हैं। यहाँ पर कितने सेंटर है, केवल दो सेंटर हैं, ये दो सेंटर हैं, ये दो सेंटर हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चों की जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो एक साथ तीन एलिमेंट्स के बीच में बन रहे हैं, तो ऐसे मल्टी सेंटर बॉन्ड होते हैं बच्चों जिन्हें आप डीलोकलाइज्ड बॉन्ड भी कहते हो, डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। अगर बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो दो ही एटम्स के बीच में बन रहा है तो फिर तो बच्चों वो कहलाता है, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़े वो वही वाले पढ़े, लोकलाइज। लेकिन बच्चों कई बार ऐसा होता है कि वो दो से ज़्यादा एटम्स के बीच है। जैसे एक एग्जांपल आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे बच्चों, B2S6 जिसका नाम है बच्चों डाइबोरेन। डाइबोरेन इस केस में जो बॉन्ड मिलेगा बच्चों, इसमें आप देखेंगे कि तीन तीन एटम्स के बीच में बॉन्ड मिल रहा है। तो ऐसे जो बॉन्ड होते हैं बच्चों वहाँ उन्हें हम लोग कहा करते हैं डीलोकलाइज्ड कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में बच्चों एक बात आप जरूर बोल सकते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं बच्चों वो वीक होते हैं। भाई आयनिक बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बताया था, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं बच्चों वो स्ट्रांग होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं बच्चों वो वीक होते हैं। सो ये कुछ एक कोवेलेंट कंपाउंड्स की बच्चों प्रॉपर्टीज़ हैं। हो सकता है इनके अलावा कोई और भी प्रॉपर्टी जो मेरे जहन में भी इस समय नहीं आ रही है, लेकिन एक तो ये कई बार आपसे स्कूल लेवल पर बच्चों इनकी प्रॉपर्टीज़ पूछ ली जाती हैं और इनके डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। तो डिफरेंसेस, आयनिक कंपाउंड हार्ड एंड ब्रिटल हैं, ये सॉफ्ट एंड वैक्सी हैं। वो जनरली सॉलिड होते हैं, ये लिक्विड्स गैस होते हैं। वो नॉन डायरेक्शन होते हैं, डायरेक्शन होते हैं। वो आयनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं लेकिन कोवेलेंट में नहीं, ये कोवेलेंट में सॉल्युबल है, आयनिक में नहीं। और बच्चों उनकी रिएक्शंस काफ़ी फास्ट होती हैं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होती है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं, लेकिन इनकी रिएक्शन बच्चों स्लो होती है। दे आर बेड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म, लेकिन मॉल्टन फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ये किसी भी स्टेट में नहीं करते। उनमें आइसोमॉर्फिज्म पाया जाता है, इनमें आइसोमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं बच्चों। और वो जो बॉन्ड बनता था बच्चों वो स्ट्रॉन्ग बनता था, ये बॉन्ड वीक बनता है। एक और बात आप लोग बोल सकते हैं बच्चों, जो आयनिक बॉन्ड होता है वो नॉन रिजिड होता है। आप लिख सकते हैं बच्चों आयनिक बॉन्ड क्या होता है, नॉन रिजिड बॉन्ड, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है बच्चों वो रिजिड होता है। ध्यान दीजिएगा, आयनिक बॉन्ड कैसा होता है बच्चों, नॉन रिजिड। आप उसको किसी लकीर वकीर से रिप्रेजेंट नहीं करते थे, किसी लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करते थे डैश लगाकर, लेकिन इनको रिप्रेजेंट करते हो। कोवेलेंट बॉन्ड बच्चों रिजिड होता है और आयनिक बॉन्ड नॉन रिजिड होता है। आयोनिक कंपाउंड्स का बच्चों मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन ये जो कंपाउंड्स होंगे बच्चों इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा बच्चों वो ज़्यादा नहीं होगा, वो थोड़ा सा कम होगा। यूँ कहा जाए बच्चों कि वो स्मॉल होगा। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बच्चों कम होता है। यहाँ मैं एक बात आपको बता दूँ बच्चों कि मैंने जैसा कहा कि आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता था, कोवेलेंट बॉन्ड वीक होता है। कुछ लोगों को मैंने ये बोलते हुए सुना है या उनका ये ओपिनियन होता है कि साहब आयनिक बॉन्ड वीक होता है, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ बच्चों कि आयनिक स्ट्रांग है जबकि कोवेलेंट वीक। मेरे बोलने का कारण है बच्चों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी की। बॉन्ड एनर्जी एग्जैक्टली क्या होती है आगे चल के आप लोग थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल एनर्जेटिक्स में इस बारे में डिटेल में बात करेंगे।
एज सच हम लोग इतना समझ सकते हैं कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है उस एनर्जी को हम बच्चों बोला करते हैं बॉन्ड एनर्जी। और अनडाउटेडली बच्चों जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, उसको तोड़ने में एनर्जी आपको काफ़ी ज़्यादा देना पड़ती है। हालांकि उसके लिए हमारे पास में कुछ दूसरे सब्सटीट्यूट होते हैं, जैसे मैं अगर मान लीजिए नमक NaCl को पानी में ले जाता हूँ तो खट से बच्चों वो जो Na+ और Cl- के बीच का जो अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाता है। भाई नमक को यदि मैं पानी के अंदर लेकर जाता हूं तो वो जो फोर्स होता है वो बड़ी आसानी से टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है और आसानी से वो अलग अलग हो जाते हैं। तो इसीलिए कुछ लोग बोला करते हैं कि आयनिक बॉन्ड वीक है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा बच्चों जो बॉन्ड एनर्जी है वो अनडाउटेडली आयनिक बॉन्ड की ज़्यादा है और कोवैलेंट बॉन्ड की कम है। कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ना आसान है रिलेटिवली। अगर हम गर्म करके तोड़ने की बात करें, जनरली हम लोग बॉन्ड को तोड़ने की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं हीट करके गर्म करके बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, और अवश्यम भावी रूप से आयनिक बॉन्ड को जब तोड़ेंगे तो आपको एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगी, कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ने में कम। तो इसीलिए मैं बिल्कुल अभी भी अपनी बात पर आश्वस्त हूँ बच्चों कि आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कोवैलेंट बॉन्ड वीक है। बहुत सारी बुक्स में आप देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड को वीक बोलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन व्हेन एन आयनिक कंपाउंड इज टेकन इनटू वाटर दोज आयंस आर सेपरेटेड वेरी इजीली, सो वी यूज्ड टू से दैट आयनिक बॉन्ड इज वीक, बट इट डजंट हैपन। सो dissolving in water is okay, but when you are going to break the bond, एक आयनिक बॉन्ड को तोड़ते हो, एक कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ते हो गर्म करके, you will require to provide large amount of energy for breaking an ionic bond rather for breaking a covalent bond। तो ये एक बहुत काम की बात है बच्चों। इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है जबकि उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था। अभी हम लोगों ने ये जो सब कुछ भी देखा बच्चों, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर था, इसे हम लोग लुईस स्ट्रक्चर भी कहते होते हैं, इसे कुछ लोग लुईस लैंगमुर कॉन्सेप्ट भी कहा करते हैं। Many people used to say this is Lewis Langmuir concept, लुईस लैंगमुर कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। किस तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड बनता होता है उस बारे में हम लोगों ने देखा कि कैसे शेयरिंग होती है, कैसे साझा होता है और किस तरीके से बॉन्ड बनता है। सो सच अ थ्योरी, सच अ कॉन्सेप्ट इज नोन एज बच्चों लुईस लैंगमुर कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं बच्चों, चलिए ये तो लुईस लैंगमुर कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसकी लिमिटेशंस के बारे में हम लोग बात करते हैं कि केमिस्ट्री में आप लोग जब भी बहुत अलग अलग थ्योरीज पढ़ते हैं, अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये चीज़ें देखें कि अलग अलग हमने मॉडल पढ़े, फिर उनके कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस हो गए। एक्चुअली में अगर मैं यूँ कहूँ बच्चों की केमिस्ट्री में ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं होती, या हर कोई थ्योरी में कुछ ना कुछ कमियाँ रही जाती हैं। ये कहा जाए कि अगर केमिस्ट्री की जितनी भी थ्योरीज हैं वो नॉट एग्जैक्टली ट्रू, वो एकदम सही नहीं होती, लेकिन वो ज़रूरत पड़ने पर जब जो थ्योरी काम आ जाए वो थ्योरी लगा दी जाती है। कई बार आप लोग आपने पीरियोडिक टेबल में भी देखा, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस आपने देखे और कुछ क्या बहुत सारे एक्सेप्शंस देखे। तो इसीलिए हम लोग कहा करते हैं कि जो थ्योरी, जो मॉडल हमारी रिक्वायरमेंट के समय एप्लीकेबल हो जाए वो हमारे लिए सही है, और जो नहीं लगे वो हमारे लिए गलत है। सो नन ऑफ द थ्योरी, इफ आई से नन ऑफ द थ्योरी इज एग्जैक्टली ट्रू, बट एवरी थ्योरी हैज सम लिमिटेशन, बट टाइम बीइंग जब जो थ्योरी काम किया जाए उसको सलाम ठोक देते हैं हम लोग। ये सिंपल सा नियम बच्चों केमिस्ट्री का। तो लुईस लैंगमुर कॉन्सेप्ट ने बच्चों काफ़ी कुछ हमें एक्सप्लेन किया कि कैसे कोवैलेंट बॉन्ड बने, कैसे सहसंयोजक बंध का निर्माण हुआ। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर देखनी होगी बच्चों, इसकी लिमिटेशंस के बारे में बताऊँ मैं अगर आपको, तो इसकी लिमिटेशन पहली तो ये बच्चों की, हमने चलिए देखा तो सही कि कैसे बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो थ्योरी होती है बच्चों, ये किसी भी हालत में हमें किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में या उसकी ज्योमेट्री के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती। दिस थ्योरी डजंट गिव मी एनी नॉलेज और एनी आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर। भाई कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा मुझे ये थ्योरी कहीं नहीं बताती। मान लीजिए मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये थ्योरी मुझे नहीं बताती। दिस थ्योरी गिव्स मी यहाँ साहब कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, दैट्स ओके। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, दैट्स ओके। बट कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जैक्टली शेप कैसा होगा, अमोनिया का एग्जैक्टली शेप कैसा होगा, वाटर का एग्जैक्टली शेप कैसा होगा, ये थ्योरी मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं देती। इवन बच्चों ये जो बॉन्ड बनेगा तो उस बॉन्ड की जो एनर्जी आएगी, जैसा मैंने आपको कहा बच्चों, बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी के बारे में ये थ्योरी हमें कुछ जानकारी नहीं देती कि किस तरह का बॉन्ड बन रहा है एग्जैक्टली, what type of bond energy में, मतलब बॉन्ड को तोड़ने में how much energy you require to break a bond is known as बच्चों bond energy। this theory doesn't give me any idea about bond energy बच्चों। तीसरी बात, ये थ्योरी के बारे में अगर मैं आपसे और कहूँ बच्चों, स्ट्रक्चर ज्योमेट्री के बारे में कोई जानकारी नहीं देती, बॉन्ड एनर्जी के बारे में कोई स्ट्रक्चर जानकारी नहीं देती। एक और बात है कि चलिए साहब ये कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, कार्बन हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर ली, कार्बन ऑक्सीजन ने शेयरिंग कर ली, या हाइड्रोजन ने क्लोरीन ने शेयरिंग कर ली, ओके। लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में एक पिक्चर चल रही है कि एग्जैक्टली कोवैलेंट बॉन्ड में हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ जिससे दो हाइड्रोजन के एटम्स के बीच में एक प्यार आ गया, वो आपस में बंध गए, वो मुझे कोई जानकारी नहीं दे रही। भाई हाँ, आयनिक बॉन्ड में समझ में आता है कि चलिए साहब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज हेल्डिंग देम टुगेदर। भाई
अपोजिट चार्ज है तो वो आपस में, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में एग्जैक्टली वो फोर्स कौन सा है जो इनको बांधे रख रहा है। भाई सम फोर्स शुड बी देयर। ऐसा नहीं है कि मैं अगर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को कोई माइक्रोस्कोप लगाकर देखूंगा तो मुझे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ऐसी कोई लकीर दिखाई देगी, ऐसी कोई डैश मुझे नजर आएगा, या ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को देखूंगा तो मुझे दो ऑक्सीजन के बीच में ऐसे कोई डबल डैश नजर आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उसे माइक्रोस्कोप से देखें और आप बोलें कि साहब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, हाँ सर मुझे एक डैश नजर आ रहा है, हाँ सर मुझे दो डैश नजर आ रहे हैं, हाँ सर मैं नाइट्रोजन को देख रहा हूँ सर मुझे 3 डैश नजर आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। नथिंग लाइक दिस हैपन्स। ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ अगर कुछ होता है बच्चों तो ये भी एक जस्ट इमेजिनेशन है कि हाँ इन दिस वे वी आर गोइंग टू ड्रॉ, हम बोलते हैं वो डायरेक्शनल है, हम बोलते हैं वो रिजिड बॉन्ड है, दैट्स ओके। लेकिन ऐसा कुछ होता एग्जैक्टली मतलब ये नहीं कि वहाँ पर डैश है। तो जो है बच्चों की ऐसा कौन सा फोर्स है जो उनको बांधे रख रहा है। भाई हेयर दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज हेल्डिंग देम टुगेदर, इट्स ओके, बट इसमें क्या है मुझे नहीं मालूम पड़ रहा। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है बच्चों, इन दोनों के बीच में जो दो एटम से मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है उनके बीच में किस तरह का बल कार्य कर रहा है, डजंट गिव मी एनी आइडिया ऑफ दैट। इट डजंट गिव मी एनी आइडिया ऑफ दैट व्हाट पर्टिकुलर बॉन्ड इज एग्जिस्टिंग बिटवीन टू गिवन एटम्स और एनी टू गिवन स्पीशीज। बच्चों इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता। फोर्स कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, ज्योमेट्री कैसा है, बॉन्ड एनर्जी कितनी है, कोई जानकारी नहीं देता। इवन बॉन्ड लेंथ के बारे में बच्चों हम लोग अभी इसी चैप्टर में भी आगे चल के पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो बॉन्ड लेंथ के बारे में भी डजंट गिव मी एनी आइडिया। तो ये कुछ बच्चों इसकी लिमिटेशंस है। देयर में भी सम अदर लिमिटेशन, बट इतनी मेरे ख्याल से सब पर्याप्त रहेंगी बच्चों। स्ट्रक्चर ज्योमेट्री के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा। बॉन्ड एनर्जी कितनी है, मतलब बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लग रही है, जिसे आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कहते हो। बॉन्ड एनर्जी को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कहते हो। ऐसा दोनों में तनिक सा डिफरेंस होता है। वो तनिक सा डिफरेंस क्या हम लोग केमिकल एनर्जेटिक्स में पढ़ेंगे। ऐसा कौन सा फोर्स है जो हाइड्रोजन को या कार्बन ऑक्सीजन को बांधे रखता है वो नहीं मालूम। बॉन्ड लेंथ कितनी है इस बारे में कोई जानकारी नहीं देता है।